नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम मोटिवेशन के पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। पिछले वाले पार्ट में हम कुछ डिस्कस किया था मोटिवेशन वर्ड को लेकर के कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। इस वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे मोटिवेशन से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। ऐसा होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा, अपना अमूल्य फीडबैक देना भी साथ में ना भूलें। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक में, मोटिवेशन। जहां से लास्ट हमने छोड़ा था टॉपिक को, उसके आगे हम लोग चर्चाएं करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था अभिप्रेरणा के सोपान, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आवश्यकता, इसके अलावा प्रणोदन, अंतनोचालक और प्रोत्साहन अलग से। तो 3 हमने सोपान के बारे में डिस्कस किया था। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा की जो 2 प्रकार माने गए, कितने प्रकार माने गए हैं? 2 प्रकार माने गए। एक प्राकृतिक सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा, एक ही नाम है, इसे हम प्राकृतिक भी कहते हैं, सकारात्मक भी कहते हैं और आंतरिक भी कहते हैं, राइट। और दूसरा जो है वो है अप्राकृतिक नकारात्मक या बाहरी। अर्थात पहले वाला याद हो गया तो दूसरा इसका ऑपोजिट है। इसमें प्राकृतिक, इसमें अप्राकृतिक आ गया, सकारात्मक नकारात्मक, आंतरिक बाहरी, ठीक है। तो कहने का मतलब अभिप्रेरणा के हमने 2 प्रकार माने हैं। टू बी क्लियर गाइस, तो 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो सकारात्मक अभिप्रेरणा के बारे में अगर हम लोग सोचें तो देखिएगा, सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों के साथ संबंधित होती है। फिर से सुन लीजिएगा कि जो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है वो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों के साथ संबंधित होती है। और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति किसी भी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उस कार्य को करने में उसे हार्दिक प्रसन्नता होती है, अर्थात उसे अत्यधिक प्रसन्नता का आभास होता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब जैसे अभी मान लीजिए कि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं और कविता पढ़ रहे हैं, उस वक्त आपको आनंद की अनुभूति होती है। क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है, आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो वो कौन सी चलेगी? सकारात्मक अभिप्रेरणा चलेगी। टू बी क्लियर गाइस, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगर आप अप्राकृतिक, नकारात्मक या बाहरी अभिप्रेरणा की बात करें गाइस, तो इस अभिप्रेरणा में आनंद का स्रोत कार्य में निहित नहीं होता। यानी कि यहां पर हमें आनंद की प्राप्ति हो रही थी कार्य में, मगर यहां आनंद निहित नहीं होता। इसमें व्यक्ति मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं करता, अपितु कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। टू बी क्लियर गाइस, इसको करने से हमें हृदय से प्रसन्नता का अनुभव होता है, मगर इसमें हम लोग किसी लक्ष्य इत्यादि को प्राप्त करने के लिए या कोई पुरस्कार इत्यादि प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर है समझने के तौर पर। तो भी क्लियर गाइस, अब बढ़ते हैं हम लोग कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होने के बाद हम बढ़ते हैं अभिप्रेरक जो होते हैं, अभिप्रेरक, उनका वर्गीकरण करते हैं। इनका वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। एक जन्मजात शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक कहलाते हैं और दूसरा अर्जित या अर्जित अभिप्रेरक कहलाते हैं। अर्जित अभिप्रेरक को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, एक सामाजिक अर्जित और दूसरा व्यक्तिगत अर्जित। जन्मजात शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक की बात करें तो गाइस, यह अभिप्रेरक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े हुए थे? मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। व्यक्ति में जन्म से ही ये उपस्थित होते हैं और इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। फिर से सुन लीजिएगा, जन्मजात वर्ड से ही हमें इंडिकेट हो रहा है, शारीरिक वर्ड से हमें इंडिकेट हो रहा है कि यह मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं। किससे होते हैं? मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं। पहली बात। तो सेकंड बात हम लोग बात करें तो ये व्यक्ति में जन्म से उपस्थित होते हैं, तो इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जैसे अगर हम लोग इनके विशेषताओं की बात करें तो अभिप्रेरक जैविक मांग के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। ये जैविक मांग प्राणी में उत्तेजक अवस्था उत्पन्न करते हैं। और देखिएगा, अगर हम लोग बात करें मुख्य जो जैविक अभिप्रेरकों की बात करें तो इनमें देखिएगा हम लोग ले सकते हैं, जैसे भूख है, ठीक है, हम लोग भूख को ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं प्यास, प्यास के अलावा हम लोग ले सकते हैं काम, इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं नींद को ले सकते हैं, नींद के अलावा हम जैसे तापक्रम को ले सकते हैं, तापक्रम के अलावा हम मल मूत्र को ले सकते हैं। कहने का मतलब ये जो जन्मजात या शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक की बात करें तो जैविक अभिप्रेरक के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ये हमारे यानी कि व्यक्ति जो होता है उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए थे। भूख होती है, भूख स्वाभाविक होती है, यानी कि जन्मजात प्रेरकों से भूख का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को आप लोग इजी वे से समझ सकते हैं, ठीक है।
यानी कि अगर आपको बहुत भूख लगी हुई है तो आपका व्यवहार कैसा होगा, ये आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। एक बार महसूस करके दीजिएगा कि जैसे जैसे भूख का अनुभव होता है वैसे वैसे प्राणी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब ये परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं, रासायनिक और शारीरिक। एवं द्वितीय व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अर्थात भूख से प्रेरित होकर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामान्य असामान्य व्यवहार करता है। आप एक बार जब आपको भूख लगती है तो आप एक बार फील करके देखिएगा किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो ये भूख हमसे जुड़ी हुई है। इसी तरीके से प्यास, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा, क्योंकि प्यास जो पानी की कमी हो जाती है अर्थात हमें बेहद प्यास लगती है तो हमारा संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। टू बी क्लियर गाइस, काम का यहाँ सेक्स से संबंध है और ये जो है जन्मजात प्रेरक होता है। किसी मनोवैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया है कि इस प्रवृत्ति में लड़ाई का कारण भी होता है, सुलह का ध्येय, गंभीरता का आधार, मजा का लक्ष्य, हास्य का भंडार और समस्त रहस्य में संकेतों का आधार माना गया है किसको, काम को अर्थात सेक्स को। आप बात करें नींद, तो देखिएगा नींद की बात करें तो स्वाभाविक है नींद के अंदर अगर आप लोग प्रॉपर वे से सो नहीं पाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप में बदलाव आ जाएगा आपके व्यवहार में, क्योंकि नींद जो होती है जो ऑटोमेटिकली जब भी आपको हमारी मांसपेशियों में थकान हो जाती है तो एट दैट मोमेंट हमें ऑटोमेटिकली उसका कारण क्या बनता है, नींद आने लगती है। तो नींद जो है वो अगर हम लोग प्रॉपर वे से नहीं लेते हैं तो हमारा जो है हमें ऑटोमेटिकली हमारे व्यवहार में परिवर्तन पाया जाएगा। इस बात के बारे में तापक्रम की बात करें तो तापक्रम में जैसे देखो सर्दियों में हम लोग अलग तरह के कपड़े यूज करते हैं, गर्मियों में अलग तरह के कपड़े यूज करते हैं। फिर मल मूत्र त्याग की बात करें तो मल मूत्र त्याग करने की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति न करने पर शरीर में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो होती है ये हमारी जन्मजात पाई जाती है। जैसे ठीक है, तो ये इजी वे से आप लोग समझ गए होंगे, लाइक भूख है, प्यास, काम, नींद, तापक्रम, मल मूत्र, ये चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे यानी कि व्यक्ति जो है उसके मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी होती है और व्यक्ति के जन्म में उपस्थित होती है। तो ये थी हमारी जन्मजात शारीरिक जैविक अभिप्रेरक। अब अर्जित अभिप्रेरक की बात करें तो इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक सामाजिक अर्जित और एक व्यक्तिगत अर्जित। ठीक है, तो देखिएगा अर्जित प्रेरक की बात करें तो इन अभिप्रेरकों का अस्तित्व जन्म से नहीं होता, क्योंकि इनका जन्म से होता है और डेफिनेटली होगा, इनका जन्म से नहीं होगा क्योंकि तभी तो इन दोनों में अंतर होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये क्या होती है, अर्जित होती है। अर्जित का मतलब प्राप्त करना, तो ये अपितु इन्हें सीखा या उपार्जित किया जाता है, या तो हम लोग इनको सीखेंगे या उपार्जित करेंगे। टू बी क्लियर गाइस, तो इनका जन्म मनुष्य की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। फिर इनको हमने दो भागों में बांट दिया, सामाजिक और व्यक्तिगत। तो सामाजिक अर्जित और व्यक्तिगत अर्जित। अगर हम लोग बात करें व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक की बात करते हैं तो यहां पर देखो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुसार जिन अभिप्रेरकों को अर्जित करते हैं उन्हें व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअल हो गया ना, तो कहने का तो हम व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, टू बी क्लियर गाइस, तो जैसे हम लोग इनकी बात करें तो व्यक्तिगत प्रेरक वे होते हैं जो किसी विशेष संस्कृति में स्वयं प्रधान नहीं होते, अपितु वे शारीरिक एवं सामाजिक प्रेरकों से संबंधित होते हैं। टू बी क्लियर, जैसे हम लोग बात करें तो देखो एक तो आकांक्षा स्तर, आकांक्षा स्तर की बात कर सकते हैं, जीवन लक्ष्य को लेकर के कर सकते हैं हम लोग। आकांक्षा स्तर की बात करें तो देखो व्यक्ति के लिए ये प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है, प्रेरक का काम करता है। व्यक्ति अभिष्ट स्तर को प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार से अभिप्रेरित होता है। ठीक है, आकांक्षा के स्तर भी भिन्न भिन्न होते हैं। और जीवन लक्ष्य की बात करें तो जिस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसके अनुकूल ही व्यक्ति प्रेरित होता है। अब आपने जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्क स्टाइल होगी ना, तो उसी से प्रेरित हो जाता है आदमी। और फिर क्या करें, मद व्यसन। मद व्यसन की बात करें तो गाइस आपने नोटिस किया होगा जिन लोगों को इस तरह की आदत पड़ जाती है वो इसके अभाव में उनका मानसिक संतुलन खो बैठता है। उन्हें जो ही टाइम होता है उस चीज का, अगर वो चीज उन्हें नहीं मिलती है तो उनके इस तरह से आदी हो जाते हैं कि उनका संतुलन बिगड़ने लगता है। तो ये भी तो व्यक्तिगत हो गया। रुचि की बात करें, अगर हम लोग रुचि के बारे में बात करें तो ये भी क्या होता है कि रुचि व्यक्ति के लिए प्रेरक का कार्य करता है, क्योंकि अगर हमारा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हमारी रुचि होती है तो ऑटोमेटिकली हम उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, अर्थात रुचिकर विषय की प्राप्ति हेतु हम संभव प्रयास होता है। टू बी क्लियर गाइस, और ये तो आप इजी वे से समझ सकते हैं रुचि वाला। तो आदत व्यवस्था, आदत व्यवस्था की बात करें तो आते उन क्रियाओं को कहा जाता है जो व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन जाती है, और जब आदत हमारी पूरी न होने पर व्यक्ति अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करता है, अर्थात असहज अनुभव करता है। अचेतन प्रेरणा, अचेतन प्रेरणा की बात करें तो व्यक्ति के व्यवहार के पीछे अचेतन प्रेरणाएं भी बहुत हद तक उत्तरदायी होते हैं, व्यक्ति को दैवीय अनुकंपा विशिष्ट कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सामाजिक अर्जित की।
तो जो सामाजिक अर्जित होता है ये तो हमारे इंडिविजुअल थे, व्यक्तिगत थे, जिसमें हमने रुचि को लिया, आदत व्यवस्था को लिया, चेतन प्रेरणा को लिया, आकांक्षा स्तर को, जीवन लक्ष्य को लिया। अब ये तो था व्यक्तिगत प्रेरित। अब ये सामाजिक अर्जित में कौन कौन सी बातें आती है, जैसे एक तो हम लोग ले सकते हैं सामुदायिकता, सामुदायिकता को ले सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग ले सकते हैं अनुमोदन आवश्यकता को ले सकते हैं, और हम लोग बात करें यहां पर तो इसी में हम लोग सत्ता की आवश्यकता को ले सकते हैं, सत्ता की आवश्यकता, या फिर हम लोग बात करें तो इसे संग्रह प्रवृत्ति को ले सकते हैं, और यहां पर युयुत्सा को ले सकते हैं, युयुत्सा। देखिएगा तो सामुदायिकता क्या होती है, सामुदायिकता यानी कि सामुदायिकता सार्वभौमिक अभिप्रेरक माना जाता है, और ये जो है ये पशुओं में भी पाई जाती है। ठीक है, तो बात करें तो देखिएगा व्यक्ति या जीव अपनी जाति के अन्य प्राणियों के साथ रहना चाहता है, टू बी क्लियर, अपनी जाति के प्राणियों के साथ में रहना लाइक करता है, तो जाति व अन्य प्राणियों के साथ जो रहना पसंद करता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सामुदायिकता के नाम से जानते हैं। अनुमोदन आवश्यकता की बात करें तो व्यक्ति दूसरों से प्रतिष्ठा, प्रशंसा इत्यादि पाने की भी तो उम्मीद रखता है कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरे बारे में बताए, ठीक है, कोई मेरी प्रतिष्ठा को देखे, तो ये वाला होता है। सत्ता की आवश्यकता, हर किसी की लालसा होती है कि वह भी क्या करें, अपना प्रभुत्व जमाए, ठीक है, लोगों पर राज करें, तो सत्ता की सबको जरूरत होती है। तो ये भी किसका अनुभव होता है, ये भी हम लोग सामाजिक अर्जित में लेते हैं। टू बी क्लियर गाइस। फिर बात करें संग्रह की प्रवृत्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति में संचय की इच्छा पाई जाती है, क्योंकि वस्तुओं के संचय में व्यक्ति को संतोष की अनुभूति होती है। और ये वाला जो युयुत्सा की बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक व्यक्ति समाज में संघर्ष के कारण अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति समाज में संघर्ष करके अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहता है, इसे युयुत्सा के नाम से जाना जाता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जन्मजात अभिप्रेरक भी मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, कुछ विद्वान जन्मजात अभिप्रेरक भी मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिएगा हमने अब इसके बारे में पढ़ा, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब देखो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरकों के वर्गीकरण की बात करें तो थॉमसन ने इसे प्राकृतिक व कृत्रिम माना है। प्राकृतिक में जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम आदि, और कृत्रिम में इन्होंने जो माना है वो माना है जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि, मान्यता, सुरक्षा आदि। फिर बात करें गैरेट के अनुसार, तो गैरेट के अनुसार जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक माना है इन्होंने। और बात करें जैविक में जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, शीत, ताप, काम आदि। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में इन्होंने माना है क्रोध, भय, प्रेम, दुख, सुख, आनंद। जबकि सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में प्रतिष्ठा, क्षय ग्रहणशीलता, प्रभुत्व, सामाजिकता आदि। और जो मैस्लो है, मैस्लो के अनुसार जो अभी डिस्कस करते हैं जन्मजात और अर्जित माना है। जैसे जन्मजात में हमने डिस्कस किया भूख, प्यास, नींद, विश्राम, शीत आदि, और अर्जित में हमने डिस्कस किया सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव, जीवन लक्ष्य आदि। टू बी क्लियर गाइस। अब बात करें अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को लेकर, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की बात करें तो गाइस इसके अंदर अलग अलग हैं। जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया, काफी बार पूछ लिए जाते हैं इस तरह के सवाल, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने किया। और मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति में विद्यमान जन्मजात प्रवृत्ति है, और आरंभ में सिद्धांत को विलियम जेम्स ने चर्चा का विषय बनाया था। किसने बनाया था, विलियम जेम्स ने इसको चर्चा का विषय बनाया था। तो भी क्लियर गाइस। फिर बात करें मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का समस्त व्यवहार दो तरह की मूल प्रवृत्ति का परिणाम होता है, ऐसा माना गया। पहला जीवन मूल प्रवृत्ति जिसका संबंध ऊर्जा से होता है, एवं दूसरी जो होती है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है। याद रखिएगा इन्होंने जो दिया कि पहली जीवन मूल प्रवृत्ति जिसका संबंध ऊर्जा से होता है, एवं दूसरी जो है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है जिसका संबंध विनाश से होता है। और व्यक्ति में स्थित लिबिडो की भावना भी उसे कार्य करने हेतु प्रेरित करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत शोलोमन और कॉर्बेट ने दिया। फिर बात करें उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात करें तो ये वाला जो दिया वो था उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत प्रवर्तक जो माने जाते हैं वे डेविड एशो मैकिलैंड माने जाते हैं। और उत्तेजना के सिद्धांत की बात करें तो इसके प्रवर्तक जो हैं वो बर्लिन तथा हेब समर्थक माने जाते हैं गाइस। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है।
कर दे ठंडा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिएगा, सबसे पहले अभिप्रेरक की परिभाषाओं को लेकर के करते हैं। अभिप्रेरक की भाषाओं को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे गिलफोर्ड को देख सकते हैं। तो गिलफोर्ड के अनुसार जो होता है, अभिप्रेरक से तात्पर्य है व्यक्ति की वह आंतरिक दशा जो व्यवहार को उत्पन्न करने तथा उसे बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। फिर से सुन लीजिएगा गाइस, गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरक से तात्पर्य है व्यक्ति विशेष की वह आंतरिक दशा जो व्यवहार को उत्पन्न करने तथा उसे बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। फिर बात करें वुडवर्थ के अनुसार, तो अभिप्रेरक व्यक्ति विशेष की वह अवस्था है जो उसे किन्हीं अन्य लक्षण की प्राप्ति हेतु कोई विशेष व्यवहार करने को तत्पर करती है। तो भी क्लियर गाइस। श्री किम्बाल यंग के अनुसार प्रेरक एक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति होती है जो उसे क्रियाएं करने हेतु प्रेरित करती है। फिर से सुन लीजिएगा, श्री किम्बाल यंग के अनुसार प्रेरक एक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति होती है जो उसे क्रिया करने हेतु प्रेरित करती है। तो देखिए गाइस, आज के इसमें हमने मोटिव से रिलेटेड काफी बातों के बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि कक्षा में किस तरीके से हम लोग उपस्थिति करें, कक्षा में किस तरीके से हम लोग हैं, अभिप्रेरित करने के उपाय कैसे हैं, यानी कि कक्षा में जो परिस्थिति होती है उसमें अभिप्रेरित करने के उपाय कौन से, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो देखिएगा, एक तो हम लोग पुरस्कार व दंड द्वारा, किसके द्वारा, पुरस्कार व दंड द्वारा, ये यहाँ पर बात करें कक्षा परिस्थितियों में अभिप्रेरित करने के उपाय के बारे में कर रहे हैं। या फिर हम लोग प्रतियोगिता व सहयोग द्वारा भी कर सकते हैं, प्रतियोगिता व सहयोग के द्वारा। देखिएगा, इसमें हम लोग पुरस्कार व दंड द्वारा, प्रतियोगिता व सहयोग द्वारा, या बात करें प्रशंसा व आलोचना द्वारा, बाल केंद्रित दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा, या फिर बात करें शिक्षण में प्रभावशाली विधियों का प्रयोग करके, या फिर बात करें नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके भी हम कक्षा परिस्थितियों में अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना है। वो भी वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर किसी तरह कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।